हेलो स्टूडेंट्स। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसमें से बहुत सारी बातें जो हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हम पहले से ही जानते हैं, बट बहुत कुछ नया भी मिलने वाला है इस क्लास से। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और इस चैप्टर में कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा। ठीक है, आपको जो चीज लगे सही वो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा समझना भी पड़ता है और याद भी करना पड़ता है। तो माइंड में रखने के लिए थोड़ा सा कॉपी और पेन का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं आज के चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। अब मान लो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन, किस बेसिस पे बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही है टॉपिक? कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, तो हम एविडेंस देखते हैं क्या क्या होगा। कहीं पे कलर चेंज कर जाएगा, कहीं पे स्मेल चेंज कर जाएगा, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होगा, कहीं पे हीट रिलीज होगा, ये सब देखेंगे। ठीक है, कहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और इतना करने के बाद अब हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। देखिए ये टॉपिक से होता क्या है कि ये टॉपिक अगर हम एक फ्लो में लिखते चले, एक फ्लो में अगर हमें याद है तो चैप्टर पढ़ने में आसानी होती है। टॉपिक वाइज हम इसको तोड़ सकते हैं और एक फ्लो मिलता है कि भैया इस टॉपिक के बाद यही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जरूरी है हम लोग के लिए। तो तीसरा चीज क्या है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और फोर्थ, सॉरी, और फोर्थ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, बताइए क्या। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पहले भी पढ़े हैं, फिर पढ़ रहे हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे स्टार्ट मार्क कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम लोग डील करेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट जो है बैलेंसिंग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को वहां अलग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं, तो जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे अगर हमें टॉपिक पता रहेगा तो हम इस चीज को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इजीली चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। तो सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका भी टाइप्स होता है। तो इसका तीन टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition, and the third one is thermal decomposition.
ठीक है, ये 3 पढ़ेंगे यहाँ। अब जैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमारे लिए तीसरा जो आएगा टाइप वो आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, इसको देखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इजी होने वाला ये सब चीज। और जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज, एक्सो हो गया तो एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और ये टाइप यहाँ पे खत्म होता है। इतना टाइप पढ़ने के बाद, ठीक, मतलब ये हमारा 5th पॉइंट था, ये हमारा 6th पॉइंट है, 6th में फिर 7 पॉइंट है। और इतना करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कोरिजन। बहुत पहले से भी पढ़ता है कोरिजन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वन है हमारा, तो कोरिजन पढ़ के यहाँ पे इसका प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे कि इससे बचाव कैसे करें। एंड द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी पढ़ेंगे लास्ट में, और इसका प्रिवेंशन। तो इतना टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगे कि ये टॉपिक लिख लेना है फ्लो में, तो ये वो ये, ठीक है, आप इसको राइट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्टकट का जमाना है सर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केमिकल रिएक्शंस। तो अगले हटाते हैं इसको, क्योंकि आज सब कुछ रिटेन में रहना चाहिए हम लोग के पास। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है, जूनियर क्लासेस में 6-7 में हम लोग पढ़े होंगे फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज, बात वहीं से उठ के आएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है सो बताते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा, एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के टूटने के कारण या फिर जुड़ने के कारण, मतलब कोई एक सब्सटेंस टूट गया तब, ठीक है, या फिर कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक जगह ऐड हो गया तब, अगर कोई नया सब्सटेंस बना दे, कोई अगला सब्सटेंस बना दे जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस सब्सटेंस से अलग, जैसे हम जो बनाते हैं ध्यान से सुनिए, जैसे ये मार्कर है, तो हम क्या किए कि इस मार्कर को हम अलग कर दें, ये कैप हो गया, ये मार्कर अलग हो गया। तो टूटने के बाद अगर इसका प्रॉपर्टीज प्रीवियस जो मार्कर था उसके उससे डिफरेंट है, उसके बराबर नहीं होना चाहिए, उससे डिफरेंट है, और इसका भी प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट है, देन ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको समझो उल्टा करके, जैसे ये दोनों अलग अलग था, हम क्या किए कि इस दोनों को एक साथ ला दिए, तो ये एक नया चीज बना। अगर ये नया चीज प्रीवियस सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होगा, डिफरेंट होगा, तभी ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। मतलब सीधा सा बात है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस ऐड होगा, या फिर कोई सब्सटेंस ब्रेक करेगा और नए सब्सटेंस का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। उस नए सब्सटेंस का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हम केमिकल रिएक्शन का अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, इट इज प्रोसेस in which a new substance
for having different chemical properties in respect of those substances which participate in the chemical reaction। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज का, इसके रिस्पेक्ट में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस प्रोसेस takes place when two or more substance combine together or one substance gets into two or more। मतलब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले, एक साथ मिले, वो भी क्या है हमारा, वो भी केमिकल रिएक्शन है। और अगर एक सब्सटेंस टूट गया एक दो या दो से अधिक में, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब जब जो सब्सटेंस बना, न्यूली फॉर्म्ड हुआ, उसका केमिकल बिहेवियर प्रीवियस सब्सटेंस से अलग होना चाहिए। तो दैट फिनोमेनन, दैट प्रोसेस, दैट प्रक्रिया इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, ठीक है, ये इसका कंडीशन हुआ, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक टॉपिक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो पॉइंट आता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे एज एग्जांपल मान लेते हैं कि कहीं पे ए और बी मिलके कहीं पे सी बनाए, ठीक है, एक नया सब्सटेंस सी बनाए, ये दोनों ऐड हुआ और एक सी बनाया है। इस सी का केमिकल बिहेवियर जो है, केमिकल अपीयरेंस जो है, वो इस ए और बी से मैच नहीं करता है, डिफरेंट है। तो यही डिफिनेशन हम बताए थे कि एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए जो प्रीवियस सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट किया उससे अलग हो केमिकल बिहेवियर, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन अगर हुआ यहाँ पे तो किसके कारण हुआ, कौन इस रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है? तो दैट वाज ए और बी। ए और बी कॉम्बाइन करा इसलिए सी बना। अगर ये कॉम्बाइन नहीं करता तो सी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो, उस रिएक्शन को प्रोसीड करे, दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट। और वो सब्सटेंस जो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है उस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब भी ऐसा ही होता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब बताइए, जो प्रोडक्ट का केमिकल बिहेवियर होगा, क्या वो ए और बी के बराबर होगा, रिएक्टेंट के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। तभी जाके ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो रिएक्टेंट समझ में आ रहा है, दो सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट।
and the chemical behavior of product is fully different from reactant. ठीक है, हम यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रही है? मतलब अगर ए गैस है और बी गैस है तो ठीक है, सी भी गैस हो सकता है। अगर सी गैस है तो ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम उसका स्टेट देखने जा रहे हैं, हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस से हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। हम जब भी देखेंगे तो उसका बिहेवियर देखेंगे। क्लियर है ये सब बात? समझ में आया? आई थिंक इसका डेफिनेशन लिख दें हम। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन डाल दे रहे हैं। Those substance which participate in a chemical reaction those substance which participate in a chemical reaction are known as reactant. ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट डिफिनेशन, those substance which are newly formed in a chemical reaction are known as product. आई थिंक ये सब चीज आसान लग रहा हो, ये सब चीज बहुत आसान है। ठीक है, और इतना करने के बाद हम एक बात लिखेंगे, and product is always different. ये बात याद रखिए, the chemical properties of reactant and product is always different, ये हमेशा अलग रहेगा। तो आई थिंक केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, काफी है ये सब चीज। यहाँ पे सबका डिफिनेशन है, राइट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज करें। ठीक, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, एक और नाम आएगा आपके सामने। ठीक है, दैट इज कैटलिस्ट। नाम सुने होंगे इसका। ठीक है, तो बताते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। देखिए, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। इट मीन्स कि किसी भी रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा सकता है, रेट मतलब स्पीड, किसी रिएक्शन को फास्ट कर सकता है या फिर किसी रिएक्शन को स्लो कर सकता है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैटलिस्ट। बट ये जो सब्सटेंस है, ये रेट को तो फास्ट और स्लो करेगा, ठीक, लेकिन ये सब्सटेंस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, ये सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन उस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा था, उस प्रोडक्ट में इसका कोई भागीदारी नहीं है। समझ में आया? एज एग्जाम्पल, जैसे मानिए इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आप CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक, तो बन जाता है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बना, उसमें क्लोरोफिल का नहीं तो मॉलिक्यूल गया क्या? सनलाइट का कुछ गया क्या? नहीं। तो क्लोरोफिल और सनलाइट वहां पे एज अ कैटलिस्ट आए, वो सिर्फ क्या क्या रिएक्शन को करवा दिया, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। सनलाइट क्या किया? रिएक्शन के रेट को
बढ़ा दिया, पढ़ेंगे वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में वहां पर, ठीक। तो ये बात समझ में आई कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा। रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, बट उस रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। इट इज a special type of substance which determine the rate of chemical reaction but cannot participate in that chemical reaction। इस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने में इसका कोई भागीदारी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कितना प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम, वो ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन को फास्ट कर दिया तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, और अगर स्लो कर दिया तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम जाएगा। यहाँ पे भी अब कैटलिस्ट का टाइप होता है, जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे, बढ़ा दे, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है उसके रेट को बढ़ा दे, तो उसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर, प्रमोट करने वाला, जो बढ़ाता है, बढ़ोतरी करवाता है। और जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, कम कर दे रिएक्शन के रेट को, दैट वन इज नोन एज पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? रेट को स्लो कर देता है। अगर कोई जहर खाता है तो क्या होता है, उसका मैकेनिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है बॉडी के अंदर, वो कम जाता है और इसलिए वो मर जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा, रिएक्शन कितना फास्ट होना है, कितना स्लो होना है, वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका हम देते हैं, जैसे आप पढ़िएगा C2H4 इथीन, जिससे पॉलिथीन बनता है ना, पॉलिथीन बैग, इथीन। इसमें हम लोग को अगर हाइड्रोजन गैस ऐड करना है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनम का, या फिर पैलेडियम का, या फिर निकेल का। ये सब क्या है? मेटल, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस है, तो वो तो जल्दी रहेगा नहीं, भागेगा इसके पास से, तो उसको एब्जॉर्ब करके ये रखने वाला है पकड़ के, ठीक। मतलब एज एग्जाम्पल ऐसे समझो, ठीक है, कि हमको किसी को पीटना है और वो भाग रहा है, तो एक अगला बंदा आया, वो उसको क्या किया कि पकड़ के मेरे सामने आया कि पीटिए, ठीक है, हम उसको पीटे जा रहे हैं। मतलब अगला बंदा जो है वो क्या, एज ए कैटलिस्ट आया, उसको पकड़ के लिए आया और रिएक्शन को फास्ट कर दिया। अगर वो भाग जाता तो हमने उसको मार दिया, क्लियर हुआ। तो अगले बंदा को इससे कोई नुकसान हुआ ना, वो कुछ किया ना हम कुछ किए। अब तुम सोच रहे हो बाद में तो उसको पीटेगा ही, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या होगा कि ये चीज यहाँ रिएक्शन होगी, C2H6 बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, देखो। तो ये हाइड्रोजन ऐड जो हुआ, ये ऐसे भी होता, लेकिन रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता। लेकिन जैसे ही PT PD NI रखती है इसमें से कोई, तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए, अब कैटलिस्ट का टाइप बताएं, प्रोमोटर और पॉइजन। उसी तरह से आपको रिएक्टेंट समझ में आ गया होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया कि जो क्या हुआ, बताओ, जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस बना, हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ केमिकल रिएक्शन, देन दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आई थिंक ये सब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो, अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम मान लिया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चलिए ठीक है। हम कैसे समझेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ? जैसे A और B मिला, कोई C बन गया, तुमको पता तो होना चाहिए कि क्या हुआ। तो देखो, ये कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है,
तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, सो देखो। हो सकता है चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाए, ठीक है, कलर कलर में चेंज आ जाए। हाँ? दूसरा हो सकता है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाए सॉलिड लिक्विड गैस में से। तीसरा हो सकता है चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाए उसका। चौथा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। तो ये सब अगर कहीं पे हो रहा है किसी चीज के टूटने के कारण या किसी चीज के जुड़ने के कारण, जैसे अगर ये दोनों जुड़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो भैया केमिकल रिएक्शन हो सकता है, वो हो केमिकल रिएक्शन। अगर टेम्परेचर डाउन भी गया फिर भी स्मेल चेंज होना, स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, ठीक है। एक फिफ्थ ये भी लिखना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब हम पहले क्या किए कि दो लिक्विड रखे, उस दोनों लिक्विड को क्या किए कि हम मिक्स किए, बाद थोड़ा देर बाद पता चला कि उसमें ग्रेन्यूल्स कंकर जैसा कुछ बना और नीचे में जाके बैठ गया, तो भैया कहीं ना कहीं तो कोई नया प्रोडक्ट बना, तो दैट इज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है कहीं पे, तो वो चीज केमिकल रिएक्शन का एक एविडेंस दे रहा है कि भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है? चलिए, इतना जानने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है पता है? सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैथ में, मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है पता है? इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के फॉर्म में लिख दिए, देन दैट इज नोन एज इक्वेशन। एज एग्जांपल समझो, जैसे अभी हम क्या बोले थे कि x प्लस फोर इज इक्वल टू 10, तो इस बात को ऐसे ही तो हम बोल सकते थे कि व्हेन अ नंबर इज एडेड बाय 4 इट गिव्स 10, इट बिकम्स 10। जब हम किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर को हमको नहीं पता कि क्या है, तो हम उसको लिख दिए x एडेड बाय 4 गिव्स 10, चाहे इक्वल्स 10, ये हो गया। तो तुम उतने बड़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी। ऐसा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब आई थिंक समझ में आने लगा होगा, ठीक। यहाँ पे किसका इक्वेशन पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन। मतलब जो रिएक्शन हो रहा है कहीं पे, केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन को हमको क्या करना है, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक सिंबलाइज फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम किसी रिएक्शन को एक सिंबलाइज फॉर्म में लिखते हैं, then that symbolized form is known as chemical equation, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझो, हम बोले कोल, कोल कोयला, coal burns in the presence of oxygen to produce CO2 and energy in the form of heat and light। कोल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में एनर्जी देगा, इससे फॉर्म में हीट और लाइट के फॉर्म, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोल क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया? CO2 प्लस हीट एंड लाइट। तो तुम क्या किए कि तुम उस पूरे स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दी। और इक्वेशन का एविडेंस क्या होता है कि आप इक्वेशन लिख रहे हैं?
तो आप सिंबलाइज फॉर्म में ले रहे हैं, कोल के लिए कार्बन के लिए सी लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए O2 लिए। हाँ अच्छा, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब डालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया कि ये दोनों ऐड हो रहा था, एक साथ रख रहे थे, तो C+O2 CO2 हो गया, एरो दिए मतलब कि ये सेपरेट हो गया इधर। अच्छा, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया? इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपके लिए क्या? रिएक्टेंट। ये क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। और क्या बना? तो बना ये चीज। तो ये चीज क्या हुआ आपका? प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कौन कर रहा है? ये एरो। मतलब एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट लिखा है, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ में आया? मतलब अगर हम मैथमेटिकल टूल्स का यूज किए और सिंबलाइज फॉर्म लिए किसी भी सब्सटेंस का, तब जाके जो हम केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, दैट सिंबलाइजिंग दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर ये बात? केमिकल इक्वेशन क्या होता है समझ में आया? इक्वेशन क्या होता है सो समझ में आया? ठीक है, कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग किए ये समझ में आ गया? गुड। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन यहाँ बहुत ज्यादा आता है किसी किसी बच्चे को, बताते हैं हम देखे हैं ऐसा अक्सर। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हम लिखे, जैसे ये लिखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मार्बल, इसको एक्सट्रीम हीट करो, बहुत ज्यादा हीट करो, ठीक है, तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, टूट गया ये चीज दो में, मतलब एक मॉलिक्यूल दो में टूट रहा है। अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, तो तुम बताओ कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया है? CaCO3 किया या फिर Ca और CO2 किया? नहीं, ये दोनों तो बना, टूटने के बाद बना, जब हीट की तो बना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो एक मिसकॉन्सेप्शन हम लोग रखते हैं अपने अंदर कि रिएक्टेंट हमेशा होगा तो दो होगा तीन होगा, नहीं। एक बड़ा मॉलिक्यूल भी, हम क्या बताए थे केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, कि दो चीज का या दो से अधिक चीज का जुड़ना या फिर किसी एक चीज का टूटना भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ये चीज यहाँ टूटा है तो ये रिएक्टेंट, और जो चीज बना ये प्रोडक्ट है हमारा। ये चीज समझ में आया? तो ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग में मत रखना। ठीक है, चलिए, तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन with the help of mathematical tools, then it is known as chemical chemical reaction। ठीक है, चलिए, क्लियर? ये चीज केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल ये समझ लो, C+O2 अभी बताएं, CO2 H2 plus O2 H2O N2 plus H2 NH3, ये सब क्या है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक केमिकल इक्वेशन भी समझ में आ रहा होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए, अब केमिकल इक्वेशन के बाद इस केमिकल इक्वेशन में एक चीज आता है, तो बताते हैं, पहले इसको रिवर्स करें। गुड, चलिए,
अब केमिकल इक्वेशन में जो नेक्स्ट चीज आ रहा है वो थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पे एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम पहले इसका डिफिनेशन तुमको बताते हैं, फिर तुमको समझाते हैं कि ये होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ states that in any chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed। न ही हम किसी केमिकल रिएक्शन में नया मास बना सकते हैं और न ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जितना मास हम लेंगे एज अ रिएक्टेंट, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास बन के आएगा। मतलब अगर हम 100 ग्राम रिएक्टेंट लिए हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा 100 ही आना चाहिए, ना 90 होना चाहिए, ना 105 होना चाहिए। अब ना होता है, रियलिटी भी यही। ठीक है कि किसी भी रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व होता है। अब मास कंजर्व है तो मास किसके कारण है? किसी एलिमेंट के या किसी कंपाउंड के एटम के कारण। इट मीन्स कि एटम अगर दोनों साइड सेम होगा तो मास भी सेम होगा। अगर दो मार्कर है तो एक मार्कर इधर एक मार्कर इधर रखे तभी दोनों का मास सेम होगा। हम क्या करें कि एक साइड दो रख दें और एक साइड एक ही मार्कर रखें, फिर तो मास चेंज होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर जो कंपाउंड बना रहे हैं या फिर जो कंपाउंड हम एज ए रिएक्टेंट लिए उसमें जो एटम है, दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम अगर बराबर है तभी रिएक्शन क्या है हमारा सही है। वरना रिएक्शन आप जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस लॉ के हिसाब से गलत है। जिसका हम सबसे अच्छा एक रिएक्शन आपको बताते हैं, जैसे अभी लिखे थे हम। आप इस रिएक्शन को देखिए, ठीक है। N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये मिल के बनाता है NH3, एमोनिया गैस। ठीक है, आप देखिए इधर टोटल कितना आइटम है? 4 आइटम है ना, 4 आइटम। इधर कितना आइटम है? तो 3 हाइड्रोजन का और 1 नाइट्रोजन का, 4 आइटम है। हम तुमसे पूछे कि 4 आइटम इधर ये 4 आइटम उधर, ये बात बराबर है? नहीं है बात बराबर। इधर 4 आइटम में 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, लेकिन इधर तुम देखो नाइट्रोजन एक ही है और हाइड्रोजन 3 है। तो तुमको क्या लगता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास सेम होता है क्या? नहीं ना, नाइट्रोजन का मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो तुम अगर इधर की तरफ इसका मास निकालोगे तो इसका मास आ जाएगा कितना? नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 17, तो 17 एटॉमिक मास यूनिट अगर एक मॉलिक्यूल का निकालते हैं। और यहाँ N2 प्लस H2, तो N2 का मास 14 14 28 नहीं, और H2 का मास 2, तो देखो तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 30। तुम देखो 30 यूनिट तुम इधर लिए रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट बन रहा है 70। क्या रिएक्शन आप सही दे रहे हैं इस लॉ के हिसाब से? नहीं दे रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है? गलत जा रहा है। तो इस चीज को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाए। अब सोचोगे कि सर आप कह रहे रिएक्शन गलत है, फिर देखिए ये रिएक्शन किसके कारण गलत है? मास के कारण गलत हुआ, वरना इस रिएक्शन में रिएक्टेंट यही हम लोग होता है और प्रोडक्ट भी यही बनता है। ऐसा हम देखिए, हम रिएक्शन किए, हम N2 और H2 को किसी पार्टिकुलर कंडीशन में एक जगह रखे और देखें कि अमोनिया गैस बन रहा है। भैया जब रिएक्शन हो रहा है तो मास में तो बराबर होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जान है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज है।
कोई अलग मेथड सुटेबल हमको नहीं लगता है लेंदी की तरफ। सबसे अच्छा हिट एंड ट्रायल। अगर अब देखो, अब कोई बच्चा कहेगा कि चाहे कोई बहुत टीचर भी बोल रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल तो बस दिमाग लगाए, जिसका लग गया। सही बात है भाई। अगर हम 200 क्वेश्चन कर जाए बैलेंसिंग का, तो मेरे पास इतना IQ हो जाएगा कि हमको यहाँ पे स्टेप कैसे चलना है, हम क्या सोचेंगे। ठीक है, तो क्यों ना हम IQ बढ़ाएं, क्यों ना 100-200 क्वेश्चन बना ले उससे, उस लेंदी प्रोसेस से अच्छा, तो हम वही करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का हम कुछ तरीका बताते हैं सोचने का, उस हिसाब से सोचिएगा, क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम सोचने का तरीका कैसे बता रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एकदम ध्यान से, यहाँ पे N2 है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, गुड, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। अच्छा, 2 और 1 थोड़ा आसान है, 2 अगर 1 को 2 करना है तो हम इंटू 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ 2 है और ये 3 है। देखो ऐसे सोचो, 2 और 1 एक दूसरे का मल्टीपल है, लेकिन क्या 2 और 3 एक दूसरे का मल्टीपल है? नहीं है। तो हम पहले उसको पकड़ेंगे जो लफड़ा फंसा रहा है। तो लफड़ा इसके कारण आएगा, हाइड्रोजन के कारण, तो हम इसको पकड़ेंगे। तो एक चीज देखना, हम पहले तुमको 2 गलत तरीका बताएंगे, ध्यान देना। अब 2 और 3, तो जब मल्टीपल नहीं है तो इस दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन है? 2 और 3 का 6 स्मॉलेस्ट। 2 और 3 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 6 आएगा। तो तुम बताओ 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए? 3 से। तो आप क्या करिएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 3H2 मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 तुम लिए, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन H2, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 6 हाइड्रोजन। गुड। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? तो बोलोगे सर 2 से। सही बात है, 2 से करेंगे। तो अब एक गलत तरीका क्या होगा कि कुछ बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक, जो कि हम, एक बात याद रखना, कभी भी कंपाउंड के बीच में हम कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, हम खुद से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगेगा, तो फिर एक ही साइड तुम्हारे पास बच रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या किए, 2 लगा दिए, लगा दिए। तो अब तुम देखो, यहाँ पे 2 लगाए, मतलब 2 मॉलिक्यूल NH3 लिए, तो एक मॉलिक्यूल NH3 में 1 नाइट्रोजन था, तो 2 मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन हो गए। दूसरे अगर मल्टीप्लाई करते 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर 3 to 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 to 6 हाइड्रोजन। तुम देखो कितना आसान हुआ कि जब जो लफड़ा फंसा था उसी को बैलेंस करने पहुंच गए, जो नहीं था वो तो खुद ब खुद हो जाएगा, या फिर बाद में कर देंगे आसानी से, क्योंकि एक दूसरे का जब भी रहेगा वो मल्टीपल रहेगा ही। ये बात समझ में आ रही है? हम क्वेश्चन पे प्रोसीड ऐसे करेंगे। और एक और चीज, एक रिएक्शन से और हमको मतलब एक केमिकल इक्वेशन से एक और चीज बता देते हैं, जैसे H2 प्लस O2, ये आपका बनाता है H2O। बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है, सब यही बताता है, हम भी बता रहे हैं। H2 प्लस O2 H2O। अब इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, भैया हाइड्रोजन तो लफड़ा फंसा ही नहीं रहा, जो फंस रहा है ऑक्सीजन में फंस रहा है, और मल्टीपल भी है। तो अब क्या करें? तो एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, 2 को 1 बना दें या फिर 1 को 2 बना दें? हाँ, दोनों तरीका है हमारे पास, तो हम दोनों तरीका बताते हैं। तुम क्या कर सकते हो कि तुम O2 का, अब बताओ 2 को हम क्या करें कि 1 हो जाए, 2 को हम क्या करें कि 1 हो जाए? तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेगा 1 हाफ से, आ गया 1। मतलब पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ हाफ लगा दें, 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऑप्शन बचेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 9th क्लास में मोल पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, H2 का तुम मास किसको कितना बताते हो मोल में? 2 ग्राम बताते हो। तो वो 2 ग्राम जो मास होता है वो किसका होता है? मोलर मास होता है। मतलब 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2। भैया उसका आधा भी तो मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? अब समझ में आया? हम हाफ भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देखो, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब अगर तुम H2 प्लस O2 को बैलेंस करते हो, तुम यहाँ कहो कि नहीं सर हम हाफ नहीं लगाएंगे, हम ना इस 1 को 2 बनाएंगे। ठीक, तुम बनाओ 1 को 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप कोई बच्चा क्या करेगा, क्या सर हम यहाँ 2 लगा दें? तो जैसे ही यहाँ 2 लगाओगे,
याद करो डाल्टन साइटोमेट्री में बोला था कि किसी भी कंपाउंड में जो रेशियो ऑफ एटम होगा वो हमेशा सेम होगा। तो अब तो पहले क्या था, पहले ही 2 नहीं था तो क्या था, 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन, अब यहाँ 2 लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन। गलत हो रहा है डाल्टन साइटोमेट्री थ्योरी, तो भैया अब यहाँ 2 नहीं लगेगा। मतलब हम कभी भी किसी एटम के बगल में हम कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, पीछे से यहाँ नीचे, ठीक। एक तरीका, कोई कहेगा बीच में, तो बीच वाला तो बता देंगे बीच में लगेगा ही नहीं, तो जब भी लगेगा तो आगे में लगेगा, तो यहाँ 2 लगेगा। अब तुम देखो, तुम 2 लगाए तो हाइड्रोजन 4 हो गए, नहीं, और 2 ऑक्सीजन, तो तुम ऑक्सीजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, लेकिन मल्टीपल तो था ना पहले से। तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखो तो पूरा पूरी बैलेंस हो गया ये चीज, तो हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो फैक्टर का बात सोचो कि कौन किसका है, जो नहीं है उसका एलसीएम ले लो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, और सबसे पहले उसको पकड़ो जो तुमको सबसे भारी लगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन उठाइए, या फिर क्वेश्चन हम शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ से बैलेंसिंग का 50 क्वेश्चन आराम से बैठ के बना जाइए इसका, फिर आपका ये चीज एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्लियर। तो आई थी अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ गए बताइए, केमिकल रिएक्शन पढ़ गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ गए, कैटलिस्ट पढ़े, पॉइजन और प्रोमोटर के बारे में थोड़ा सा जाने। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में फिर कैसे लिखते हैं, एरो का मतलब क्या होता है, किसको रिएक्टेंट को किधर रखते हैं, प्रोडक्ट को किधर रखते हैं, ये सब देखें। उसके बाद क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में न ही नया मास बनता है और न ही मास कमता है, ठीक है। मतलब द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, ठीक। कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि ये सब बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है, ये सब चीज। तो अब इतना करने के बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सेकेंड क्लास में लेते हैं, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में। इसमें यहीं तक रहने देते हैं, इसको पहले रिवाइज करिए, फिर सेकेंड लेक्चर देखते हैं। सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हद तक आगे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में पॉइजन रेसिडिटी पढ़ते हुए इसको खत्म करेंगे, क्लियर, ओके, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।